आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कमेंट आती है टेलीग्राम पर भी और वीडियो के नीचे कि सर इसकी पीडीएफ हमें चाहिए। तो इसकी पीडीएफ दोस्तों बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिलेगी, जो कि हैंड रिटन होती है। तो थोड़ा सा टीम के द्वारा जो हमारा काम किया जाता है उसको पेमेंट करना चाहिए, तो इसीलिए बहुत ही कम प्राइस पे आपको ये मिल जाएगी। और इसकी संपूर्ण डिटेल वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर या फिर मैं डिस्प्ले पर शो कर देता हूँ 8527594636, इस पर आप मैसेज करोगे तो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी और किस तरीके से पीडीएफ मिलेगी वो भी सब डिटेल वहाँ पे टीम बता देगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले 5 फरवरी 2024 को यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया। तो दो बातें महत्वपूर्ण हो गई कि पहली चीज, वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया, तो सुरेश खन्ना जी थे। और दूसरी, किस दिन को यह प्रस्तुत किया गया, तो 5 फरवरी 2024 को किया गया। बजट का आकार क्या है दोस्तों, तो 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए, ये इस बार का इसका बजट का साइज है। कभी कभी होता है कि आपको डिजिट फॉर्म में देता है, तो डिजिट फॉर्म में भी याद रखना है कि 7,36,437.71 लाख करोड़ रुपए। तो यहां पर आप देखोगे कि इस बार बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए, कितना दोस्तों, 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। अब ये नई योजना क्या होता है, जैसे हर साल कुछ योजनाएं पहले से चलती चली आ रही होती हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन हो गया, या अटल पेंशन योजना हो गया, या फिर छात्रवृत्ति योजना हो गया, कन्या सुमंगला योजना हो गया, जल जीवन मिशन हो गया, पंचायती राज के लिए हो गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो योजनाएं पहले से चल रही होती हैं तो उनमें तो केवल धनराशि आवंटित की जाती है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास से संबंधित होती हैं या भारत सरकार के आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संबंधित होती हैं। तो उनसे संबंधित कुछ नई योजनाओं को भी इसमें जोड़ा जाता है और उन नई योजनाओं के लिए नए सिरे से बजट का आवंटन किया जाता है। इसी को नई योजनाएं भी कहा जाता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से जो नई योजनाएं होती हैं उनके लिए इतनी धनराशि दी गई, कितनी, 24,863.57 करोड़ रुपए। अब इसी के साथ अगर आपको यह भी पता होना चाहिए कि बजट में कितनी प्राप्तियों का अनुमान रखा गया है वर्तमान भारत यूपी सरकार के द्वारा। बजट में कुल प्राप्तियां 7,21,333.82 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं। तो कितने हो गए, 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपए अनुमानित किए गए हैं कि इतनी हमें प्राप्तियों की उम्मीद है। और कुल प्राप्तियों में अगर आप देखोगे तो 6,06,802.40 करोड़ रुपए की तो राजस्व प्राप्ति रहेगी इस 7 लाख में ही, और 1,14,531.42 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति रहेगी। तो कितनी प्रकार की प्राप्ति रहेगी यहाँ पे, एक रहेगी पूंजीगत प्राप्ति जो आपकी लगभग 1,14,531 करोड़ है, और आपकी राजस्व प्राप्ति 6,06,802.40 करोड़। और ये पूरी प्राप्ति आप जोड़ोगे ना तो यही धनराशि आ जाएगी 7,21,333 करोड़ 82 लाख रुपए। ठीक इसी प्रकार से और चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे बजट में कुल व्यय 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित किया गया। ये वही चीज होती है जो व्यय होता है ना, वही पूरी धनराशि होती है। जैसे यहां पर आप देखोगे क्या लिखा है कि बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए। तो यही आपका बजट का जो व्यय होता है वही बजट का आकार भी होता है, जिसमें कहां कहां पर हम व्यय करेंगे। तो अगर आप देखोगे कुल व्यय में लगभग 5,32,655.33 करोड़ रुपए आपके राजस्व लेखों में जाएगा और 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी लेखों का व्यय है। तो राजस्व और पूंजी में जो व्यय हो रहा है वो भी मैंने अलग अलग बता दिया, और जितने अनुमानित प्राप्तियां हो सकती है वो भी मैंने अलग अलग बता दिया। और ये बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से बताया, क्योंकि यहां से प्रश्न जब सीधा बनेगा तो आप चकरा जाएंगे अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा होगा। तो 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कितने रुपए का अनुमानित है, लगभग 86,530.51 करोड़। और ये लाइन जरा अच्छे से याद कर लो। साथ ही साथ जो वर्ष के लिए यानी 2024-25 के लिए अनुमानित कितना है, जो डोमेस्टिक जीडीपी होती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, 3.46%। तो यानी यूपी का जो राजकोषीय घाटा है वो लगभग कितना अनुमानित किया जा रहा है, पूरे बजट का या पूरी जीडीपी का हमारे स्टेट की 3.46% रहेगा। कितना हो गया, 86,530.51 करोड़। तो इस तरीके से आपसे राजकोषीय घाटा पूछा जाता है। चलो ये तो हो गई कुछ बेसिक बातें जो आपने समझ ली। अब जरा हम बात करेंगे कि जो विभिन्न क्षेत्रों में धन का आवंटन किया गया है, जैसे पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था। यहां पर देखो विभिन्न क्षेत्रों में जो धन का आवंटन है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में कितना किया गया, 76,035 करोड़ रुपए किया गया है। ऊर्जा में कितना किया गया, 57,071 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास में अगर हम बात करें तो 25,409 करोड़ रुपए किया गया है।
और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 25,710 करोड़ रुपए और पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़ रुपए। हालांकि मैंने यहां पे एक फैक्ट छूट गया है जिसका नाम होता है जल जीवन मिशन। कितना होता है दोस्तों? जल जीवन मिशन। तो इसकी भी धनराशि आप लोग लिख लेना, 22,000 करोड़ रुपए दी जाएगी। कितना दिया गया आवंटन? जैसे शिक्षा में आपको 76,035 करोड़, ऊर्जा में 57,071 करोड़, ग्रामीण विकास में 25,409 करोड़, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति 25,710 करोड़, पंचायती राज के लिए 21,197 करोड़। तो जल जीवन मिशन की अगर मैं बात करूं तो 22,000 करोड़ रुपए दी जाएगी। अब यहां पर एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक यानी सबसे अधिक किस क्षेत्र में बजट का आवंटन किया गया है? तो बिल्कुल आंख बंद करके लगा देना। स्टार्टिंग के दो मैंने इसीलिए लिखे हैं। स्टार्टिंग के दो कौन से हैं? शिक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक बजट इस बार यूपी सरकार ने दिया, 76,000 करोड़ रुपए दे रही है लगभग। और ऊर्जा में आप देखोगे 57,000 करोड़ रुपए लगभग। तो सेकंड नंबर पे ये है। तो ये दो बजट आप याद रख लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक धन आवंटित कर रही है। तो ये पूछा जाता है ना कि सबसे अधिक धनराशि किस में खर्च की गई, तो इसको याद रख लेना। और आगे चलते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कल्याणकारी योजनाओं पर, जैसे ये तो हो गए अलग अलग सेक्टर में, अगर मैं कहूं कल्याणकारी योजनाओं में कहां कहां पे खर्च हो रहे हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान जिसको हम लोग SSA के नाम से जानते हैं, जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन से इश्यू मतलब सन में आया था। 21,310 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च हो रहे हैं। विधवा और वृद्धावस्था पेंशन जो दी जाती है 12,620 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है 22,000 करोड़, और मनरेगा में 5,060 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो ये आपको बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष आता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में आप देखोगे 36,095 करोड़, PM आवास योजना 6,389 करोड़, और स्वच्छ भारत मिशन के लिए 7,575 करोड़ रुपए। तो इतने ही अगर आप याद कर लोगे ना, तो इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों कि भले 4 ऑप्शन अगर आपको आएंगे मिलान करने के लिए, तो 2 तो इसी में से फंस जाएंगे। और अगर 2 भी अगर आपको याद आ गया एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपके हाथ में ही रहेगा, आपके हाथ से बाहर नहीं जा सकता। इतना तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं में से कोई भी 4 योजनाएं डायरेक्टली उठा के पूछ लिया है कि इनमें आवंटन कितना है। मैंने बाकी चीजें नहीं लिखी हैं कि नगर विकास क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है, लोक निर्माण क्या है, पुलिस क्या है, PM ग्रामीण, इन सब का कोई वजूद नहीं है। अब इनसे प्रश्न बहुत कम पूछे जा रहे हैं। जो मेन है, जैसे एजुकेशन और ऊर्जा में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो भाई इसका याद होना चाहिए। साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। जल जीवन मिशन, जिसके तहत घर घर जो है कि पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपके गांव में पाइप पड़ रहा होगा जो हर घरों में टंकी का कनेक्शन देगा। तो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो चर्चा में रहती हैं वहां पर फोकस किया जाता है एग्जाम में भी। सारी चीजों को नहीं रटना होता, नहीं तो बजट तो बहुत बड़ा है। अब यहां पर देखेंगे 2024-25 में प्रदेश की GDP के 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। कितना अनुमान है भाई? 2024-25 तक ऐसा अनुमान है कि GDP जो है प्रदेश की 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि 2023-24 के अक्टूबर माह तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है हमारे यूपी में। ठीक है, तो 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। अच्छा, KCC की अगर मैं बात करूं तो इसको 1998 में लाया गया था, 1998 में। PM किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को क्या दिया जाता है? 6,000 रुपए का वितरण किया जाता है, लेकिन इसकी 3 किस्तें दी जाती 2-2 हजार रुपए के हिसाब से। अभी आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरा लोकसभा चुनाव जीत लिया अपने कार्यकाल का, तो उन्होंने 27 जून के आसपास 17वीं किस्त इसको दी थी, मतलब किसानों को 2,000 रुपए की। तो इसमें देखोगे दिसंबर 2023 तक 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से 2,62,00,000 किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई है। अब मैं इस पे क्यों फोकस कर रहा हूं? क्योंकि यहां से या तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि PM किसान सम्मान निधि योजना शुरू कब की गई, एक प्रश्न ये बन सकता है। तो इसको आप देखोगे कि ये फरवरी 2019 में इस योजना को लॉन्च किया गया, एक क्राइटेरिया। दूसरा एक स्टेटमेंट यह भी आ सकता है कि इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की धनराशि दी जाती है, वो भी 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से दी जाती है हर 4 महीने पे। फिर तीसरा प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सी किस्त दी गई, तो 17वीं किस्त दी गई, यानी कि 17 नंबर की किस्त दी गई थी। चौथा प्रश्न यह भी बन सकता है यूपी से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश में कितने लाख किसानों को प्रॉफिट दिया गया,
तो 2,62,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 63,000 करोड़ रुपए अभी तक दे दिए गए हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चित में रहने वाली योजना है, तो इसे याद रख लेना। 5-6 पॉइंट जो मैंने बता दिए हैं, इसमें भले नहीं लिखा है लेकिन आप याद रख लेना, क्योंकि मैंने जो अभी बोला है, और अगर आपके पास पीडीएफ होगी इसकी, आप लोगों ने अगर व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट करके लिया होगा, तो जो लाइनें मैंने बोली हैं उसको नोट डाउन कर लो, या फिर अगर आप घटना सार के साथ पढ़ रहे हो तो वहां पे भी नोट डाउन कर लो। सीएम कन्या सुमंगला योजना यानी कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो पात्र बालिकाएं हैं उनको 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है, लेकिन अब इसकी धनराशि बढ़ा दी गई है। अब इसकी धनराशि कितनी कर दी गई है? 25,000 रुपए कर दी गई है, और यही चीज मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और समझो कि पहले दी जाती थी इसमें 15,000 रुपए धनराशि 6 किस्तों में, लेकिन अभी भी क्या है, 6 किस्तों में ही दी जाएगी, लेकिन अब इस धनराशि को बढ़ा दिया गया है, 25,000 रुपए तक कर दिया गया है। और इसमें पात्र योग्यता किसकी होगी? 2 बेटियों को दी जाएगी। कैसे? 2 बेटियों को दी जाएगी, और जिसकी वार्षिक इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 लाख रुपए से कम, और केवल 2 बेटियों को ये योजना का लाभ मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? एक बेटी को मिलेगा 25,000 रुपए और दूसरी बेटी को मिलेगा 25,000 रुपए। इस तरीके से 50,000 रुपए कंप्लीट होंगे। लेकिन यहां पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जो आपको डिस्प्यूट कर देगा। अगर मान लो 3 बेटियां हैं तो नहीं मिलेगा, केवल शुरू की 2 बेटियों को मिलेगा, तीसरी चौथी पांचवी जो भी बेटियां हैं उनको नहीं मिलेगा। लेकिन एक संभावना ऐसी भी होती है कि मान लो एक बेटी का जन्म हुआ पहली, और जब दूसरी बेटी का जन्म हो रहा था तो दूसरी और तीसरी यानी 2 बेटियां जुड़वा हो गई, तो ऐसे में तीनों बेटियों को दिया जाएगा, क्योंकि जो दूसरे और तीसरे नंबर की बेटियां जुड़वा हुई हैं उनको गवर्नमेंट के द्वारा एक यूनिट माना जा रहा है, इसलिए दोनों लोगों को ये सुविधाएं दी जाएंगी। तो वहां पर आप 3 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो। और इसमें पॉइंट क्या है, जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय लेख 2023-24 के लिए 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किए गए, यानी इतने दिन तक काम किए गए हैं होंगे। मतलब 2024-25 में अगर हम देखें 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर यूपी के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो कि देश में सर्वाधिक है। अब ये ई श्रम पोर्टल क्या था? ई श्रम पोर्टल का मतलब होता है कि भारत में जितने भी कारीगर हैं, जितने भी कामगार हैं, जितने भी वर्कर हैं, उन सभी का इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा। एक आधार कार्ड की तरह एक यूनिक नंबर मिलेगा 12 डिजिट का, जिसमें डिटेल दी होगी कि आप बेरोजगार हैं कि कामगार हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, इन सबकी बेसिक डिटेल होगी। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक पंजीकरण कराया है, 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है। ये पूरे देश में पहले नंबर पे है। साथ ही साथ पीएम जनधन खातों के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ यूपी देश में प्रथम स्थान पर है। जबकि अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 57 करोड़ खाते ऑलरेडी पूरे भारत में खुल चुके हैं, जिसमें 9 करोड़ तो केवल यूपी में खोले गए और नंबर 1 नंबर पे चल रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है ना, 2-3 योजनाएं देकर पूछ लेगा कि कौन से योजना में यूपी पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ यूपी प्रथम स्थान पे हो गया। तो 3 बातें मैंने आपको बता दी। एक तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बता दिया, दूसरा मैंने आपको जनधन अकाउंट के नाम पे बता दिया, और तीसरा मैंने ई श्रम पोर्टल। अब क्या होगा, इन्हीं 4 लाइनों से एक प्रश्न बनेगा। ई श्रम में आपका पहला स्थान, जनधन खाते में पहला स्थान और सुरक्षा बीमा योजना में पहला स्थान, लेकिन एक ऑप्शन दे देगा इन चौथे को मिला के कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अब तक प्रदेश में 1.90 करोड़ नामांकन के साथ यूपी सेकंड नंबर पे है। चारों योजना दे देगा और पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित 4 योजना में से कौन सी ऐसी योजना है जिनमें उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरे नंबर पे आता है। प्रश्न का देखिए नेचर इसी तरीके से होता है। अगर आप इस नेचर को समझ पाओगे या पुराने पेपरों के एनालिसिस से समझ पाओगे कि बजट से प्रश्न कैसे बनते हैं, तो आप बजट को बहुत इजीली रिवाइज कर पाओगे। लेकिन नहीं, अगर इस चीज को समझोगे तो बस आप केवल रट्टाफिकेशन पे चलोगे, और रटने से कभी भी बजट के डाटा याद नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता यानी लीड्स की जो रैंकिंग आती है 2023, इस रैंकिंग में यूपी को अचीवर्स की श्रेणी दी गई है और एक बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फिर देखते हैं, राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मातृ मृत्यु दर। इसको हम देखेंगे कि मदर मोर्टेलिटी रेट 2014 में जो कि 285 से कम होकर 2022 तक 167 प्रति लाख
पहुंच गई है। यानी 1 लाख महिलाओं पे जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उस दौरान कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो 1 लाख में से 285 महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी जब वो बच्चे को जन्म देती थी। क्योंकि ऐसा 2-3 कारणों से हो सकता है, एक तो उनके अंतर्गत कोई ऐसी बीमारी हो जो शायद असाध्य रोग हो, या फिर कभी ऐसा होता है कि जिस हॉस्पिटल में उनकी प्रेगनेंसी की गई है वहां पे सारी उपयुक्त सुविधाएं नहीं होती कि इमरजेंसी कंडीशन में उनको रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके, उनकी जान को बचाया जा सके। लेकिन योगी सरकार के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, माताओं को पोषण और सुरक्षा से संबंधित सारे उपाय दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये संख्या घटते हुए 167 प्रति लाख हो चुकी है। ये डायरेक्ट आंकड़ा पूछ लेगा, 285, 167, 180, 185 आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट आंकड़ा। और शिशु मृत्यु दर की बात करेंगे तो 48 प्रति हजार से कम होकर 38 प्रति हजार पहुंच गया। तो ध्यान देना कि माताओं के लिए तो 1 लाख संख्या का प्रयोग किया था 1 लाख के सापेक्ष, लेकिन बच्चों के लिए 1000 के सापेक्ष पूछा जाता है कि 1000 में से कितने बच्चे जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है उनकी, या 5 साल के अंदर ही। तो यहां पर यह आंकड़ा याद रख लेना। फिर आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने तथा अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। तो 3 जिलों में 3 अलग अलग स्कूल खोले जा रहे हैं या कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। जैसे गोरखपुर में तो भाई गोरखनाथ जी के नाम पे ही है, और ये क्या खुलेगा, आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा, चलो ठीक है। अयोध्या में अगर आप देखोगे तो आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोला जाएगा। बनारस में अगर आप देखोगे तो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो तीनों अलग अलग, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में और आयुर्वेदिक महाविद्यालय अयोध्या में और होम्योपैथी जो मेडिकल कॉलेज है वो वाराणसी में खोला जाएगा। ये तीनों याद रख लेना। अब यहाँ पर देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन किया जाएगा। इससे पहले कौन सा चलता है हमारे यहाँ, गीडा भी एक चलता है। गीडा का मतलब क्या होता है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अब क्या चलेगा, एक बीडा भी आ रहा है। बीडा का मतलब क्या हो गया, जो बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी गठन किया जा रहा है। अब होगा क्या, बीडा आपको लिख के आपको इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। अब बीडा के नाम से बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूछेगा, या फिर बागपत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूछ लेगा, या बिजनौर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पूछ लेगा। जिसका भी नाम बी से होगा, या कोई भी और ऑप्शन दे सकता है आपको। अयोध्या में एक और हवाई अड्डा बनाया गया है जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम का विकास कराया गया है। पीएम सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम सौभाग्य योजना भी कहते हैं, जो पीएम सहज बिजली हर घर योजना, जिसका जो स्टार्टिंग किया गया था 2017 में किया गया था राजस्थान के जिले से। राजस्थान का एक जिला था, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। तो 2017 में इसको शुरू किया गया, पीएम सहज बिजली हर घर योजना, और इस योजना का नाम सौभाग्य योजना रखा गया। इसके तहत 62.18 लाख इच्छुक घरों के विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। यूपी सौर ऊर्जा नीति जो 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस ऊर्जा नीति के तहत। और इसीलिए आपने देखा कि शिक्षा के बाद ऊर्जा सेकंड नंबर पे आता है, जहां पर आपको 57.071 अर्थात 57,071 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये तभी तो पूरा होगा जब अधिक से अधिक आवंटन होगा, तभी 22,000 मेगावाट का जो 2027 तक टारगेट है उसे पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में अगर देखोगे तो लगभग 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए और भी बढ़ावा देना है। महाकुंभ मेला भी होने वाला है हमारे यहाँ, जो कि महाकुंभ मेला 2025 में होगा, और इसके भव्य आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है महाकुंभ के लिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण में अब तक 36,15,000 आवास स्वीकृत किए गए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। हालांकि एक और इंपॉर्टेंट डाटा देता हूं कि पहले इसका टारगेट था कि 2022 तक हम सभी लोगों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत अधिग्रहित कर लें, सबको आवास मिल जाए, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए अब इसका टारगेट रखा गया 2024 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए कि सभी को आवास मिल जाए। इसीलिए 36,15,000 ही अभी तक आवास स्वीकृत हो पाए हैं। प्रदेश में अगर हम कृषि क्षेत्र की विकास दर की बात करेंगे तो 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में एक उभरता हुआ बाजार है, जिसमें इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस सेक्टर ज्यादा प्रमोट हो रही है। लेकिन
कोशिश ये की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश की ताकत है, चाहे वो गेहूं का उत्पादन हो, गन्ने का उत्पादन हो, चीनी का उत्पादन हो, फल का उत्पादन हो, सब्जियों का उत्पादन हो, नंबर 1 होने की वजह से इसके पीछे क्या आधार है? कृषि। तो कृषि को भी बढ़ावा देना है और इसका भी लक्ष्य 5.1% रखा गया है। फिर और आगे देख लेते हैं यहाँ पे। और इसी संबंध में कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं शुरू की गई। अब ये वही 3 नई योजनाएं हैं जो मैंने आपको बताया था कि लगभग जो नई योजनाएं शामिल की जा रही हैं, कितनी शामिल की जा रही हैं? 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की जो नई योजनाएं शामिल की जा रही है, तो उसमें ये भी योजना शामिल होगी। क्या क्या हो गया कि राज्य कृषि विकास योजना रहेगी, विश्व बैंक सहायतिक यूपी एग्रीज योजना रहेगी और ऑटोमेटिव वेदर स्टेशन ऑटोमेटिक रेन गेज। तो ये 3 प्रकार की नई योजनाएं भी इसमें शामिल की जा रही हैं। प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता कितनी है? 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़ा के हमें 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हुई है। कितनी हो गई? 72 मीट्रिक टन से बढ़ा के 84। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का भी संचालन किया है, क्योंकि अयोध्या में ही नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जैसे मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से है और चंद्रशेखर के नाम से कानपुर में है, तो उसी तरीके से अयोध्या में भी नरेंद्र देव जी के नाम पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां से कृषि महाविद्यालय भी संचालित किया जाएगा जो गोंडा में होगा। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की भी स्थापना की जा रही है। तो आप देखो यूपी में ही 6 कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं और जिसका सीधा लक्ष्य क्या है कि कृषि को बढ़ावा दिया जाए। पीएम मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क के निर्माण की नई योजना 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब भाई एक नई योजना लाई गई थी पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसके अंतर्गत जो जगह जगह पे एक्वा पार्क बनाए जाएंगे, इसी के लिए 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई और यह भी एक नई योजना है। पिछले दिनों राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का भी प्रथम पुरस्कार दिया गया था, जब गुजरात में इसका समिट हो रही थी। वर्ल्ड लेवल पे जो समिट होती है ना, वहीं पर। तो इनलैंड फिशरीज यानी कि अपने राज्य के अंतर्गत सबसे अच्छा जो मत्स्य उत्पादन होता है, वो उत्तर प्रदेश को पहला नंबर मिला था, पहला पुरस्कार मिला था। पीएम उज्ज्वला योजना 2023-24 में 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित किए गए थे। और पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई के सीमा पर, जो कि हरदोई में एक जगह आती है संडीला नाम की, और वहीं उसी के बाद लखनऊ शुरू हो जाता है, तो उसी के बीच में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्वीकृत किया गया है। ये वही योजना है दोस्तों जो मित्रा करके हमने पढ़ी थी ना, मित्रा योजना, जिसके अंतर्गत हमें 7 पार्क देखने को मिले थे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें उत्तर प्रदेश को भी एक मेगा टेक्सटाइल पार्क मिला जो लखनऊ और हरदोई की सीमा पर बनेगा, जिसके लिए 1000 एकड़ क्षेत्रफल में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी। वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब आपको लगेगा कि सर निफ्ट तो हमने पढ़ा है अलग अलग जगह पे, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो बिल्कुल सही पढ़ा है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, लेकिन एक ही जगह से हम नेशनल फैशन डिजाइनिंग को आगे नहीं प्रमोट कर सकते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में हम इसको विकसित करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में आपके रायबरेली में पहले से ही एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी के लिए है, वैसे ही अब बनारस में भी एक नया पार्क मतलब कि एक इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो आपके 150 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है। फिर आगे देखते हैं, विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय और देवी पाटन मंडल में एक मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय। ये जो देवी पाटन मंडल है ये नेपाल बॉर्डर और बलरामपुर के बीच में है। बलरामपुर के अंतर्गत ही ये ब्लॉक आता है देवी पाटन, तो वहीं पर बनता है और देवी पाटन का एक मंदिर भी बहुत फेमस है, तो वहीं उन्हीं के नाम पे मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। अच्छा, महाकुंभ के लिए अभी हमने बताया, महाकुंभ जो आपका प्रयागराज में होगा 2025 के अंतर्गत, उसमें 100 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों के लिए दिया जाएगा। लेकिन अभी मैंने इससे पहले क्या पढ़ाया आपको, महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए तो 2500 करोड़ रुपए दिया जाएगा सीधे सीधे, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी छोटे छोटे काम पड़ जाते हैं ना जिसके लिए अलग से बजट की जरूरत पड़ती है, तो विभिन्न कार्यों के लिए, तो ये भले इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपसे उसके भव्य आयोजन के लिए जो 2500 करोड़ रुपए चाहिए उससे डायरेक्ट प्रश्न आएगा। साथ ही साथ प्रयागराज में निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र, श्री
श्रृंगेरपुर की स्थापना की जाएगी और आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना की जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस बार बजट में लगभग 8-9 संस्थान आपको देखने को मिले हैं, जहां से एक आध संस्थान का मिलान करने को जरूर आएगा। जैसे प्रयागराज के श्रृंगेरपुर में खोला जाएगा निषाद राज सांस्कृतिक गुहा केंद्र, आजमगढ़ में हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बढ़ावा दिया जाएगा, चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र हो गया। इसी तरीके से कुशीनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई, मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय माँ विंध्यवासिनी के नाम से भी खोला जाएगा, माँ पाटेश्वरी देवी के नाम से। तो देख पा रहे हो लगभग 7-8 ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज कह दो चाहे विश्वविद्यालय कह दो, ओपन करने के टारगेट दिए गए हैं। तो हो सकता है एक आध प्रश्न यहाँ से विश्वविद्यालय के मैचिंग के लिए भी आ जाएगा कि कौन सा किस जगह पे खोला जाएगा, तो इनको भी याद करके चलना है। बजट में देखो पढ़ते हुए खुद पता चल जाता है कि किस पर ज्यादा फोकस किया गया सरकार के द्वारा, और जिस पे वो फोकस करना चाहती है उस पे हम लोगों को भी फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ वर्तमान में यूपी में वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23% है, जिसका टारगेट रखा गया 2030 तक कि ये वनावरण और वृक्षावरण का जो टारगेट है 15% तक लक्ष्य पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लखनऊ में ही दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ क्षेत्र में एरो सिटी विकसित होगी, जहां पे 7 स्टार होटल, पार्क, विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। अगर आप दिल्ली में जब जाओगे एयरपोर्ट लाइन पे जाओगे मेट्रो के माध्यम से, तो धौला कुआं के आगे एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है, एरो सिटी मेट्रो स्टेशन, जहां पे टर्मिनल 1 और 2 वहां पे मिल जाते हैं। बाकी आप आगे जाओगे तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट एक मेट्रो स्टेशन है, जहां पे टर्मिनल 3 है। ठीक है, तो एरो सिटी पे बहुत सारी सुविधाएं होती, वहीं पर आप चेक इन वगैरह भी कर सकते हो, वहां पे भी फ्लाइट के लिए सारे जो प्रोविजन होते हैं वो फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पे 7 स्टार होटल होते हैं, पार्क होते हैं, पार्किंग होती है और कन्वेंशन सेंटर होते हैं। तो उसी तरीके से लखनऊ में भी ओपन किया जाएगा। और लखनऊ में भी आपको पता है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है हमारा, जिसको अमौसी हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी जरूरत है, तो इसको भी डेवलप किया जाएगा। फिर लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की भी स्थापना की जाएगी। प्रयागराज में निर्माणाधीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। देखिए ये भी एक प्रश्न बन सकता है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्य परक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। टोटल 18 मंडल हैं, तो कितने अटल आवासीय विद्यालय स्थापित होंगे? 18। आवासीय का मतलब क्या हो गया? वहां पे आपको एजुकेशन भी दी जाएगी, प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी वगैरह सारी चीजें जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि गुणवत्तापूर्ण वगैरह पूरे इंटर कॉलेज तक, और उसमें रहने की व्यवस्था भी दी जाएगी, अर्थात आवासीय विश्वविद्यालय। हालांकि अगर आप देखोगे 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑलरेडी किया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में हर एक मंडल में खोलने का प्रयास होगा और टोटल 18 मंडल हैं। अगर मैं 18वें मंडल की बात करूं तो लेटेस्ट आपका कौन सा बना है? अलीगढ़ बना है। और अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो टोटल हमारे यहाँ 17 नगर निगम है, जिसमें 17वां जो नगर निगम है ये आपका शाहजहांपुर है। ये वही शाहजहांपुर है जहां पे अशफाक उल्लाह खां जी की जन्मस्थली थी और बरेली से 60 किलोमीटर दूर ये पड़ता है। अब आगे देख लेते हैं। राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी कि स्टेट जीएसटी तथा मूल्य संवर्धित कर वैल्यू एडिशन टैक्स से राजस्व संग्रह का जो लक्ष्य है 1,56,981 करोड़ 0.89 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि यूपी की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान क्या है। अगर केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरे देश की नहीं, तो यहाँ पे 22-23 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, यहाँ पे जो आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान यूपी की जीडीपी में कितना? लगभग 23.78%। द्वितीय क्षेत्र की योगदान कितना? लगभग 29.66%। और तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो 46.55%। अब पूरे भारत का नहीं पूछ रहे हैं हम, यहाँ पे यूपी की जीडीपी में ही प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का योगदान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई। फिर आगे देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो है कि फैक्ट से संबंधित बातें थी जो कि महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी। जैसे यूपी वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार बना हुआ है। भाई उपभोक्ता तो रहेगा ही, जब पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है तो सभी लोगों को तो कुछ ना कुछ उपभोग करने की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई भोजन, वस्त्र, सुविधाएं उपभोग करता है। तो सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है और श्रम बाजार भी यहाँ पर है। देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज और सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग लगभग 96 लाख एमएसएमई वाला राज्य भी बन गया। पूरे देश में सबसे अधिक एमएसएमई भारत
यूपी में, एयरपोर्ट यूपी में, मेडिकल कॉलेज यूपी में है। वहीं यूपी देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया। यूपी क्या किया कि पहला देश राज्य बन गया जिसने यूपी के कौशल विकास नीति को लागू किया। फिर आगे बात करें, दूसरा, फूड बास्केट के रूप में पहचान क्या क्या मिली? दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला, एथेनॉल। इस उत्पादन में भी देश का अग्रणी योगदान है। हालांकि फूड बास्केट के साथ आप इसमें गेहूं को भी रख सकते हो, क्योंकि गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन यूपी, दूध में सर्वाधिक, गन्ने में सर्वाधिक, चीनी में सर्वाधिक, आलू में सर्वाधिक, आम, आंवला, एथेनॉल, इन सभी के प्रोडक्शन में भी सर्वाधिक योगदान यूपी देता है भारत में। और राज्य में देश का सबसे बड़ा लगभग 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और लगभग 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क भी इसके पास प्राप्त है। अब यहाँ पर आगे हम चलते हैं। एसोचैम ने भी उत्तर प्रदेश राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक भी दिया है। बेस्ट स्टेट स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक दिया है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के लड्डू को अब जीआई टैग दिया जा चुका है। हनुमानगढ़ी का मंदिर है ना, बहुत फेमस है अयोध्या में। तो अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध बेसन के लड्डू को 8 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक दिया जा चुका है। हालांकि वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो अगस्त 2024 तक का अपडेट आपको बता दूं तो यूपी में कितने जीआई संकेत हो गए हैं? आपके जीआई टैग 75 मिल चुके हैं। और इसी के साथ यूपी का जो स्थान आता है पूरे भारत में, वो पहले नंबर पे आता है कि सबसे अधिक जीआई टैग हमारे यूपी को है। सेकंड नंबर की बात करें तो 58 जीआई टैग के साथ आपका तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आता है। तमिलनाडु सेकंड नंबर पे आता है। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और अब हम लोग पढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, ये क्या है? ये आप देखोगे 1 जनवरी 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के वृंदावन यानी मथुरा में पहले संविद गुरुकुलम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया, जो पूरी तरीके से किसके लिए है? बालिकाओं के लिए है। और यह महत्वपूर्ण कदम रक्षा क्षेत्र में लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने की सरकार की इस स्कूल में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं अपना, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, उत्तर भारत का, पूरे भारत का नहीं, केवल नॉर्थ इंडिया का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जो कि यूपी में स्थित है बनारस में, यहाँ पे उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। और 30 जनवरी 2024 को जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटो डीएनए एक्सट्रेचर मशीन लगाई गई है। तो आप देखोगे कि मानव का डीएनए कलेक्ट करने के लिए जो बैंक बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1916 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये हो गया आपका यूपी स्पेशल का दोस्तों बजट। अब जितनी भी चीजें मैंने आराम से बिल्कुल धैर्यपूर्वक चीजों को समझाया है, इलेबोरेट किया है, इतनी चीजों को अगर आप पढ़ते हो तो ये मान के चलो यूपी के बजट से मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सही हो जाएंगे। बाकी कोई जरूरत नहीं है ज्यादा चीजें पढ़ने की। अगर आपको लगता है आपके पास कैपेसिटी है तो आप उसे रटिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है अगर इसको आप अंडरलाइन करके पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई, अभी लास्ट के 5-6 मिनट और हैं, जो हम यूपी का लास्ट में एक जो आता ना पूरा संकलन टाइप का, उसे अभी हम रिविजन करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे उत्तर प्रदेश की जो तथ्यसार होते हैं जो 1-1.5 पेज का था, उसको मैंने देखा कि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे तो एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो उसको मैंने कहीं पर भी अलग नहीं किया, लिखा नहीं, बस डायरेक्टली उसको हम पढ़ लेंगे। क्या क्या पॉइंट? जैसे जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो इसी के बारे में पूछना है। और टाटा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित भी किया जा रहा है। तो ये अयोध्या में बनेगा मंदिरों का संग्रहालय। जो CSR होता है ना आपका, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो टाटा ग्रुप ने अपनी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मंदिरों का संग्रहालय निर्माण करने के लिए अयोध्या को चुना। वहीं पे उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो महाराजगंज, जिसको हम लोग गिद्ध भी कहते हैं, गिद्ध कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया? तो आयुष्मान कार्ड हो गया। मार्च 2024 में अपराध के रोकथाम तथा जांच की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? त्रिनेत्र 2.0। फिर वहीं जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है? तो BPL परिवारों के लिए की है। किसके लिए? BPL परिवारों, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है। इसके आगे देखते हैं, भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर टेंडर जो दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो भारतीय जो MSME फर्म है नोएडा, उसके द्वारा किया गया है।
2025-29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटो जीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? नोएडा शहर में। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित करके मां पाटेश्वरी रखने का निर्णय लिया गया, तो श्रावस्ती बलरामपुर का वो एयरपोर्ट हो जाएगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया है? चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। आप देखोगे जैसे आप लोग रील्स में देखते हो ना कि नीचे घाटी होती है, झरना होता है, नदी होती है, बड़े बड़े जो है कि एडवेंचरस जगह होती है, और ऊपर क्या होता है, एक शीशे का पूरा एक चलने के लिए फुटपाथ बना दिया जाता है। हालांकि बहुत मजबूत होता है, ऐसा नहीं कि टूट के गिर गया तो नीचे मर जाओगे, लेकिन इस तरीके की चीजों को, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए चित्रकूट स्थित तुलसी झरना है, वहीं पर इसको बनाया गया है। और आगे चलते हैं, ये हमारा लास्ट पेज रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है? हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 2700 AK-203 असल्ट राइफल सौंपी है? तो करेवा के अमेठी में। हालांकि इसको जो है कि पहले ही एग्रीमेंट हो चुका था कि जो AK-203 असल्ट राइफल है ये अमेठी में ही निर्मित हो रही थी। फिर उत्तर प्रदेश के सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया? तो लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स के नाम से लॉन्च किया गया। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है? तो नोएडा में स्थापित की जा रही है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन लगाया गया, कानपुर में। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया, आगरा। ये पैरासूट से किया गया था। इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं या 4 पॉइंट जो आपको नहीं पढ़ाए गए, नहीं तो मैक्सिमम आपको यूपी स्पेशल में पढ़ा दिया गया था जो कल की क्लास में था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जा रहा है? तो प्रयागराज में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पे कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, तो गोंडा में की गई है और सरयू नदी के तट पे की गई है, सरयू नदी के तट पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहल ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया? अयोध्या में। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? 61,000 बच्चों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की बात की गई? तो बुंदेलखंड, जहां पे सूखा रहता है वहीं तो निगरानी करेगा, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? तो बेव्यू प्रोजेक्ट ने जीत लिया है। अब यहाँ पे ये फिल्म सिटी स्टैब्लिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितनी करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो 10 लाख करोड़ रुपए का शुभारंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पर 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, तो ये आपके कल्की अवतार से संबंधित है और ये संभल में पड़ता है। संभल कहां पड़ता है? पश्चिमी यूपी से संबंधित है, जो उत्तराखंड के पास बॉर्डर शेयर तो नहीं करता है, शायद वहीं आसपास है। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पे रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, अयोध्या। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर नो योर आर्मी फेस्टिवल, यानी अपनी सेना को पहचानो, नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन लखनऊ में किया गया। और आपको बता दें कि जो रक्षा मंत्री हमारे वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं, वो लखनऊ से ही सांसद चुने गए हैं। आगे देखते हैं, जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की बात की? खुर्जा में। ये खुर्जा किसके अंतर्गत आता है? बुलंदशहर के अंतर्गत आता है। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक, तो अभी मैंने बताया BHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा अवार्ड मिला था? ये भी मैंने आपको बताया था कल कि 4 हमारे शहर हैं, जैसे पहले नंबर पे वाराणसी है, दूसरे पे आपका प्रयागराज है, तीसरे पे बिजनौर है, चौथे नंबर पे हरिद्वार और फिर 5वें नंबर पे कन्नौज। यानी टॉप 5 में तो 4 जिले आपके यूपी के ही हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वाराणसी पहले नंबर पे, दूसरा प्रयागराज। फिर और आगे देखते हैं, जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया? यानी कि फ्लोटिंग AC वाला जो होटल होता है, रेस्टोरेंट, प्रयागराज में। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को GI टैग दिया गया? तो ये अयोध्या के फेमस है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभ्यारण्य
उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने के लिए निर्णय लिया गया? मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में बनाया जाएगा, ये गौ अभ्यारण्य बनेगा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया? डॉक्टर ऋतु जो कि वैज्ञानिक थी, ये मैंने बताया था कि मंगलयान मिशन के लिए इनका योगदान रहा है, मंगलयान मिशन जो 2013 में लॉन्च हुआ। और नवीन एक उद्यमी है, नवीन व्यक्ति का नाम है, जिन्होंने भारत को सबसे पहले पहला यूनिकॉर्न दिया था, जिसकी कीमत कितनी होती है? मूल्यांकन $1000 बिलियन के हिसाब से होती है। फिर आगे देखो, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट की बात की जा रही है, जिसका हेडक्वार्टर मैंने नई दिल्ली बताया, रायबरेली में भी ऑलरेडी है, तो अभी वाराणसी में भी स्टैब्लिश होगा लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? ये देखिए, ये सीधा सीधा प्रश्न मैंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र को दिया गया 76,035 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट पेश किया गया? तो 7,36,438 करोड़ रुपए के हिसाब से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये हो गया आपका यूपी स्पेशल का पूरा करंट अफेयर्स में बजट वाला सेगमेंट कवर हो चुका। और इससे ज्यादा आपको बजट के लिए और कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हो ना, तो ये मान के चलो कि आपके मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से सही हो जाएंगे। देखो 100% तो जो है कि प्रश्न कोई सही होने की गारंटी नहीं देता है। आपके पास अगर समय है तो आप पूरा पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पूरा पढ़ के भी आप 9 क्वेश्चन मान लो सही कर पा रहे हो और केवल कुछ नोट्स पढ़ के भी अगर आप 8 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन के लिए जो आपने एक्स्ट्रा एफर्ट किया वो आप दूसरे सब्जेक्ट पे दे सकते थे उतना टाइम, तो वो आपका ज्यादा अच्छा बेहतर स्कोर करता। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे इस पीडीएफ की डिटेल मिल जाएगी जो हैंड रिटन नोट्स की अभी हमने पढ़ी है। आप वहां से इस पीडीएफ को परचेस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।